CSS को मुकाबले का इम्तिहान भी कहा जाता है और इस इम्तिहान के जरिए ब्यूरोक्रेट्स यानी अफसरशाही का इंतखाब किया जाता है। CSS में कामयाबी का तनासुब इतना कम क्यों है? आखिर क्यों तलबा इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाते? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा बतूल हैं जो CSS कोच हैं और गुज़श्ता कई सालों से CSS कोचिंग कर रही हैं। फातिमा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फातिमा, CSS का रिज़ल्ट आ गया है और उसमें हमने देखा है कि 18,000 में से 376 जो बच्चे हैं वो कामयाब करार पाए हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या कसूर हमारे निज़ाम तालीम का है या जो नौजवान नस्ल है वो मुनासिब तैयारी करके नहीं जाती? देखें, क्योंकि हमारा जो तालिब इल्म है वो हमारे तालीमी निज़ाम की ही प्रोडक्ट है, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं बच्चों को जिम्मेदार ठहराऊं और मैं तालीमी निज़ाम को बरी ज़िम्मा करार दे दूं। बिल्कुल, तालीमी निज़ाम की तो गलती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये है कि जब हम BS लेवल पे देखें, स्कूल में देखें, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में देखें, तो हमारा ये पूरा का पूरा सेक्टर जो है कि टीचर्स की विम पे चल रहा है। तो अगर मुझे कोई बच्चा अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, मुझे कोई बुरा लग रहा है तो मैंने नंबर काट लिए। अच्छा, फिर साथ ही ये हुआ कि मैं बहुत पोलाइट हूँ तो मैंने ज़्यादा नंबर दे दिए, मैं बहुत सख्त हूँ तो मैं बच्चे फेल किए जा रही हूँ। ये जो हम लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन की एक हमने मेजर करना ना, इनपुट है, मैंने पढ़ा दिया, रिजल्ट उसका आउटपुट है। जब हम एजुकेशन का आउटपुट अपनी विम्स पे जज करते हैं तो हमें ये लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नजर आता है कि बच्चे के ग्रेड्स एक जैसे नहीं होते, कंसिस्टेंट नहीं होते। और फिर जब वो मुकाबले के इम्तिहान में जाता है जहाँ पे सही ग्रेडिंग हो रही है तो वहाँ पे जाके बच्चा जो है वो एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, और फिर आप ये भी देखें कि हमारा तालीमी निज़ाम कौन सी हैबिट्स को इनकरेज करता है। तो मैं इनकरेज करूंगी कि जो मैंने पढ़ाया है आप वो वैसे ही लिख दें। अच्छा, कोई और टीचर होगा वो इनकरेज कर रहा होगा कि बच्चे ने मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ा हो। सो वो जो हम बच्चे का पेपर अटेम्प्ट करने में भी देखते हैं कि कोई किसी तरह अटेम्प्ट कर रहा है, कोई किसी तरह अटेम्प्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें इस पॉइंट पर आकर एक्सपोज हो जाती हैं। तो तालीमी सेक्टर की तो बिल्कुल गलती है। ठीक है। और BS में आके पर्टिकुलरली जहाँ पे हम स्कूल में भी, सिर्फ BS की बात नहीं है, जहाँ पे रोट लर्निंग को इनकरेज करते हैं और फिर हम बच्चे को एक ऐसे इम्तिहान में बिठाते हैं जहाँ पे हम कहते हैं कि यू हैव टू क्रिटिकली थिंक अबाउट एवरीथिंग, और बच्चा सोच ही नहीं सकता। सो बच्चे को ये पता ही नहीं है कि किसी चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन कैसे फॉर्मुलेट करना है, उसे आर्ग्यू कैसे करना है, डिस्कस कैसे करना है। बच्चे को तो ये भी नहीं पता कि किताब कैसे पढ़नी है। बिल्कुल ऐसे, अब वो 18 सिस्टम से निकल कर आया हुआ है। हाँ, तो उसको तो पता ही नहीं है कि किताब से मुस्तफीद कैसे होना है। तो बच्चे की गलती इस पार्ट पे तो जरूर हो सकती है कि बच्चे ने अच्छी तरीके से तैयारी नहीं की, बच्चा तुक्के की बुनियाद पे बैठ गया कि क्या पता मैं पास हो जाऊं। ये इस पॉइंट पे हम बच्चे को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बच्चे को ब्लेम करना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट है, हमें तो ओन करनी पड़ेगी। वी मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट वी हैव प्रोड्यूस्ड इन दिस सिस्टम। तो क्या फातिमा, हमें फिर मेरा ख्याल से कि अपना जो निज़ाम तालीम है उसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है? बिल्कुल कर भी रहे हैं। देखिए, सिंगल नेशनल करिकुलम इज देयर, तो एक यूनिफॉर्मिटी तो आ रही है। अच्छा। लेकिन क्योंकि अभी वो बिल्कुल बेसिक ग्रेड से शुरू हुई है तो पहले वो पहली 5 जमातें, फिर वो 8 तक जाएंगे, फिर 12 तक आएंगे। इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें अब एक्सपोज हो रही हैं ज़्यादा। रिजल्ट की परसेंटेज हमेशा से यही रही है। हाँ। लेकिन अब ये इतना एक्सपोज होता है और सोशल मीडिया पे और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे हाईलाइट होता है, तो जिससे हम ये देखते हैं कि भाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो कितनी ख़राब है, कितनी पुअर है। हाँ। और पर्टिकुलरली CSS में, क्योंकि यही परसेंटेज, बल्कि इससे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे लेक्चरर के लिए, वो तहसीलदार के लिए, AD के लिए। लेकिन वहाँ पे इस लेवल पे हाईलाइट नहीं होता। CSS में आके ये इतने बड़े लेवल पे हाईलाइट होता है कि हम एक्सपोज हो जाते हैं कि हमारा एक आउटपुट है और वो बच्चा हमारे ही इम्तिहान में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। Exactly. तो अगर हम उसे किसी इंटरनेशनल इम्तिहान में बिठा दें, गैट में या कहीं और, तो वहाँ पे हमारे बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा? बिल्कुल ऐसे। सो दैट इज अ वेरी अलमिया कह सकते हैं कि ये हमारे यहाँ का निज़ाम तालीम का एक अलमिया है कि जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। तो फातिमा, क्या एक ये भी मसला आ रहा है कि ज़्यादा तलबा इसलिए भी फेल हो रहे हैं कि वो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने चूज़ करने हैं उनको वो नहीं समझ आती कि उनको कौन कौन से मज़ामीन जो है वो उनका इंतखाब करना चाहिए? हाँ, ये एक बात है। हाँ। देखें, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो वो हैं जो कि हमने कॉलेज में भी कंपलसरी पढ़े। हमारे BS में भी 4 सेमेस्टर्स तक आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामियात, इंग्लिश, ये तो हमारा एक हिस्सा है बेसिक एजुकेशन का। जहाँ पे ऑप्शनल आता है तो वहाँ पे मैंने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की, मैंने एक तो वो पिक कर लिया। ठीक है। अब उसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स पिक करने हैं, वो एक तो है मार्केट का ट्रेंड, क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास जितने बच्चे आएंगे मैं कहूँगी यही सब्जेक्ट रखना। ठीक है। सो एक तो मिसगाइड भी हो जाते हैं बच्चे।
दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़-औक़ात आपको, क्योंकि आपको पता नहीं कि तैयारी कैसे करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकता है आपने किताब पढ़ी हो सकता है आपने गैर मियारी किताब पढ़ी हो, आपको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। लेकिन जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बच्चे एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे आपका जो पेपर सेटर है वो भी मैटर करेगा। जैसे इंडो पाक हिस्ट्री एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लास्ट ईयर उसका जो पेपर आया वो PhD लेवल का था। अच्छा, उसमें वो सवाल पूछे गए जो कि हम यूनिवर्सिटी में हमने अपने बच्चे को पढ़ाया ही नहीं है, बिल्कुल। तो फिर हम कैसे, मतलब हम तो ग्रेजुएशन लेवल सेट किया है ना। एग्जैक्टली। तो मैं एक इम्तिहान में जिसका मुझे बेसिक पता है कि जी ये क्राइटेरियन है, इस लेवल का बच्चा है, मैं वहाँ पे PhD के सवाल कैसे पूछ सकती हूँ? बिल्कुल ऐसे ही है, अगेन आपका मतलब पेपर दोनों सेटर साइडों से प्रॉब्लम है और हाँ। इसमें फिर कमीशन बहुत इन्वॉल्व हो जाता है कि FPSC क्या कर रहा है। अच्छा, सो इस दफा जब हम इंडो पाक का पेपर देखते हैं, हाँ। तो जो पिछले एग्जामिनर ने पेपर सेट किया था, इस पेपर में उनकी तरफ से 2 सवाल हैं। अच्छा। बाकी उन्होंने दीगर एग्जामिनर से या दीगर टीचर्स को कंसल्ट करके उनसे पेपर जो है दे गेव अ मोर बैलेंस्ड पेपर। सो बैड लक हो सकती है, बैड लक इन द सेंस कि आपका पेपर सेटर जो है वो एक बहुत, क्योंकि उसका लेवल हाई होगा। Exactly, तो वो हाँ। अपने लेवल पे सोच रहा है, उसने एक डिफिकल्ट पेपर जो है वो सेट कर दिया, दैट कुड बी अ प्रॉब्लम। लेकिन जब मुश्किल भी पेपर होता है ना, तब भी बच्चे पास होते हैं। तो हम देखते हैं कि भी अगर हजारों बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा वहीं पे है जो 65 नंबर भी लेता है, 70 नंबर भी लेता है, 80 तक चला जाता है। सो वो जो क्रीम है दैट स्टेज देयर। अच्छा। सो वो जो हमारे अच्छे वाले बच्चे हैं वो सरवाइव कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बैड लक भी हो जाती है, यू कैन रेक्टिफाई दैट मिस्टेक इन योर सेकंड अटेम्प्ट। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। सब्जेक्ट की सिलेक्शन इसलिए मैटर करती है कि आपको ये पता हो कि जो सब्जेक्ट आपने चूज किया है उसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सवाल का जवाब किस तरह से देना है। अब अगर मैंने एक लोकल किताब उठाई और उसमें से मुझे रटे बने बनाए जवाब मिल गए और मैं सोच रही हूँ कि पेपर में जाके मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। अच्छा। और फिर यहाँ पे एग्जामिनर क्या करे, उसने फेल कर देना, क्योंकि वो आपके साथ लीनियंट नहीं है। ये BA के पेपर तो नहीं है ना जहाँ पे हम कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, पासिंग मार्क्स देकर पास कर देते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को कौन कौन से, जो देख भी रहे हैं बहुत से लोग हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो चूज करने चाहिए जिनमें हम ज्यादा नंबर ले सकते हैं? देखिए, जिस सब्जेक्ट की आपको समझ आएगी ना, उसमें आप नंबर ले सकते हैं। अच्छा। जैसे देखिए, अगर मैं जाके टाउन प्लानिंग ऑप्ट कर लूँ तो मेरी तो बैकग्राउंड ही नहीं है, मुझे समझ नहीं आएगी। ठीक है। अब अगर एक सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है और मैं इसलिए उसके पीछे जा रही हूँ कि वो स्कोरिंग है, दैट माइट कॉस्ट मी मार्क्स। ठीक है। अच्छा। मेरी बैकग्राउंड नहीं है साइंस की, तो मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए नहीं जाऊंगी। आप किस सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली आपने उस नॉलेज को च्यू करके उसका एक आउटपुट देना है। तो जितने अच्छे तरीके से आपने उस नॉलेज को एब्जॉर्ब किया होगा, जितने अच्छे तरीके से आप उस सब्जेक्ट को समझते हैं, आपका आउटपुट उतना ही स्ट्रांग होगा। ठीक है। दूसरी बात यह कि अगर आपने एक सब्जेक्ट पिक करना है, तो अब अगर मैंने मैथ्स में BS कर लिया है, सो मैं मैथ्स को ऑप्ट कर सकती हूँ। मैंने जूलॉजी में कर लिया है, मैंने किसी भी सब्जेक्ट में किया है, मैं ऑप्ट कर सकती हूँ। अब प्रॉब्लम यह है कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मसला ये कि अगर मैंने लिटरेचर ऑप्ट किया तो लिटरेचर में मार्क्स नहीं आते। ये मेरी सिलेक्शन गलत हो गई। हाँ। कि मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर में किया और मैंने CSS में लिटरेचर रख लिया, तो लिटरेचर के सवाल में 20 में से आपको 8 नंबर मिल जाए तो बड़ी बात है, आपका ओवरऑल स्कोर इफेक्ट हो जाएगा। सो आप ये जरूर देख लें कि किसी सब्जेक्ट में मार्जिन है या नहीं है। और दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि कुछ सब्जेक्ट्स को FPSC खुद इनकरेज करता है। ओके। जैसे जेंडर स्टडीज। ठीक है। तो आप जेंडर स्टडीज ऑप्ट करते हैं। अब देखिए, हमारा एक सोशल डिस्कोर्स चल रहा है, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं चीजें, लेकिन आप देखें कि कमीशन इनकरेज करता है रीजनल लैंग्वेजेस को। ठीक है। तो आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं आप उन्हें ऑप्ट करते हैं। अब ये कुछ कंसिस्टेंट पैटर्न्स हैं। इनके अलावा अगर आपने कोई सब्जेक्ट रखना है कि भाई US हिस्ट्री का सिलेबस कम है, मैं रख लूँ, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, गो फॉर इट, फिर आपको करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। तो मुझे ये बताइए, बच्चों को, अगर बच्चों ने सोच लिया है कि हम लोगों ने CSS का इम्तिहान देना है, तो उससे कितने देर पहले उनको तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए? और आजकल हम देख रहे हैं बच्चे अकेडमीज़ भी बहुत ज़्यादा जा रहे हैं CSS के इम्तिहान की वजह से, तो क्या अकेडमी में दाखिला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लाजमी होता है? पहली आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि देखिए, हमने बहुत हम्बल बैकग्राउंड से बच्चे आते हुए देखे और वो कर जाते हैं। हाँ। और मतलब एक बच्चा नहीं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं जो हम्बल बैकग्राउंड से आए, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो कर गए अपनी हार्ड वर्क की बेस पे। अकेडमी की या मेंटोर की, उस्ताद की ज़रूरत आपको इसलिए है कि वो आपकी रहनुमाई करता है।
लेकिन क्योंकि हम एक मार्केट में बैठे हैं, इस मार्केट में हर उस्ताद अपने आप को प्रमोट करता है। एग्जैक्टली। यहाँ पे भी आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि कौन उस्ताद आपको क्या ऑफर कर रहा है। एकेडमी जाने से ये होता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगेन पक्की पकाई खीर यहाँ पे नहीं चलेगी। आप इंजॉय करेंगे कि अच्छा मुझे ये सारे नोट्स मिल गए, मैंने कर लिया। हाँ। लेकिन एक एकेडमी के एक बैच में 50 बच्चा बैठा है, हर महीने में 2-2 3-3 बैच हो रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन पासिंग रेशो क्या है? पासिंग रेशो तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एकेडमी से ही बच्चा निकलता तो यहाँ पे तो हजारों बच्चा पास कर जाता। तो इसका आपको उस्ताद चाहिए जो आपको ये रहनुमाई करे कि भाई मैंने किस तरह से सब्जेक्ट को लेके चलना है। अगर आपको ज़रूरत है आप असेसमेंट करवाएं, लेकिन एकेडमी शर्त नहीं है कामयाबी की। दूसरी बात ये कि अगर आपने जहन बना लिया है, तो पहली बात तो ये कि बच्चे का जहन बहुत देर से बनता है। तो मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, मेरे क्लास फेलो में मेरी क्लास में किसी ने कहा भाई मैं हमारे यहाँ ये जार्गन चलता है ना, मैं CSS कर रही हूँ। अब माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा CSS कर रहा है। हाँ, exactly. अच्छा, अब वो मैंने सुना 4 लोगों से कि CSS करना है, तो मैंने भी सोच लिया कि करना है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इट्स टू लेट, लेकिन वो जो शुरू से तैयारी है ना, वो एक बैकग्राउंड नॉलेज डेवलप करना, वो ये है कि जैसे अखबार पढ़ना। अब आप देखें कि जो बच्चे CSS कर रहे होते हैं उनके घर अखबार आ रहा होता है। exactly. जब वो CSS कर लेते हैं तो अखबार बंद हो जाते हैं। अब ये देखेंगे कितनी अजीब सी बात है, यानी हमें डे टू डे लाइफ में करंट अफेयर्स के साथ हमें इन टच रहने की जरूरत ही नहीं है। यानी कितनी बुरी आदत है ये। तो अगर आपने करना है, और वैसे भी जिंदगी में भी कि अगर आपने CSS नहीं भी करना तो कम से कम आप अखबार तो पढ़ें, ठीक है। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको पता बिल्कुल होना आपको चाहिए। पता, और ये शऊर होना चाहिए कि आपके मुआशरे में कौन सी तब्दीलियां जन्म ले रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। CSS में भी जब सवाल आते हैं तो वो आपके मुआशरे के मुतल्लिक आते हैं। वो आपसे अगर सोशियोलॉजी भी पूछ रहे हैं तो आपके मुआशरे से रिलेट होती हैं चीजें, जेंडर स्टडीज में भी रिलेट होती हैं। तो एक तो अखबार पढ़ें, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब भी कोई किताब पढ़ें, देखें आपका उस्ताद अच्छा है या नहीं है। जब आप उस्ताद पे सवाल करते हैं ना, तो एक पॉइंट पे उस्ताद भी सोचता है कि मैं इन बच्चों को जवाब दूं। हाँ। सो आपका भी आउटपुट मैटर करता है क्लासरूम के अंदर। तो उस्ताद से इल्म निकलवाएं, और जो किताब आपको लगवाई जा रही है ना सोचें कि मैं BA कर लूं बस, तो इसके बाद मैं पढ़ूंगा जब मैंने CSS करना है। नहीं, आपके रास्ते में जो भी किताब आती है उसको पढ़ें, उसे सोचें। अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो उसे पढ़ के सोचें कि इसमें कहा क्या है। क्योंकि ये नहीं है कि मैं किताब पढ़ रही हूँ और मैं पैसिव रीडिंग कर रही हूँ, मैं 4 सफ़े पढ़ गई तो मुझे पता चला कि ओह चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ महफूज नहीं है क्योंकि मुझे समझ कुछ नहीं आई। बिल्कुल। चीज़ों को समझने की कोशिश करें, समझ के पढ़ें, और जब पढ़ें तो उनका इतलाक करें अपने मुआशरे के ऊपर, ताकि आपको समझ आए कि यही चीज़ें मेरे मुआशरे में किस तरह से काम कर रही है। मेरे इर्द गिर्द बहुत सी चीजें वही वाली हो रही होती आपके घर के अंदर। कि हम देखते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम की बात करें, फैमिली जो है वो एक सिस्टम है, उसमें देखें कि पावर जो है वो किस तरह से काम कर रही है। तो नॉलेज को ये मत सोचें कि मैंने पेपर में रिप्रोड्यूस करना है, ये देखें कि मुझे समझ कितनी आई है। तो ये जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे चीजों के बारे में सोचने की, और कभी भी ये मत करें कि मैंने पढ़ लिया। पढ़ के लिखें। अच्छा, रीडिंग और राइटिंग जो है ये वो 2 स्किल्स हैं जो पैरेलल चलती हैं। जैसे लिसनिंग और स्पीकिंग है, तो मैं सारी जिंदगी सुनती रहूं लेकिन मैं बोलूं ना तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगी। एग्जैक्टली। इसी तरह से मैं इंग्लिश पढ़ती रहूं, मुझे तब आएगी जब मैं लिखूंगी उसको। तो ये बहुत जरूरी है। ये पेपर्स जो हैं ये आपके राइटिंग का, आपके एक्सप्रेशन का इम्तहान है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका एक्सप्रेशन होगा, आपके मार्क्स भी उतने ज्यादा होंगे, और आपके पासिंग आपके एलोकेट होने की परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगी। और दूसरा फातिमा ये भी कहा जाता है कि ये हार्डवर्क का नहीं स्मार्ट वर्क का ज़माना है। तो CSS में मुझे बताइए, हार्डवर्क ज़्यादा मैटर करता है या स्मार्ट वर्क ज़्यादा मैटर करता है? देखिए, स्मार्ट वर्क मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, और इसलिए क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता है कि हमारे यहाँ तालीम को जो जिस तरह से हम मेजर करते हैं तालीम की वैल्यू को, वो तो एम्प्लॉयमेंट है। exactly. तो जहाँ पे नौकरी हो सकता है ग्रेड के लिए, वैसे तो ग्रेड के लिए भी पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है ग्रेड के लिए उतनी तवज्जो से ना पढ़ो जितनी तवज्जो से नौकरी के लिए पढ़ेंगे। एग्जैक्टली। मेहनत करते हैं लेकिन मिसगाइडेड होते हैं। अच्छा, अब उनको गाइड कौन कर रहा है? सो मैं सीनियर हूँ, मैंने 1 दफ़ा 2 दफ़ा अटेम्प्ट दी, मैं गाइड कर रही हूँ, दैट इज ओके। लेकिन हर शख्स गाइड भी तो नहीं कर सकता ना। बिल्कुल ऐसे तो मैंने हमेशा ये देखा है कि स्टूडेंट को नहीं पता कि वो पेपर में पास क्यों हुआ या फेल क्यों हुआ। लेकिन स्टूडेंट का एक नजरिया होता है। वो आर्ग्यू नहीं करता, उसका एक ओपिनियन होता है। उस ओपिनियन के पीछे एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की होती है जो चल पड़ती है। तो ओपिनियन के पीछे मत भागें। स्मार्ट वर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आप 100 किताबें पढ़ लें, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता
कि उन 100 किताबों का इल्म कशीद कैसे करना है, तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब देखिए हम देखते हैं 6 महीने में बच्चा कर जाता है, एग्जैक्टली 6 साल में भी नहीं होता। सो ये फ़र्क क्यों है? हार्ड वर्क की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, लेकिन स्मार्टली। अगर आप यूज़ नहीं कर सकते, स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएंगे, तो आपका सारा टाइम जो है वो मेहनत में लग जाए। एंड अगेन स्मार्ट वर्क क्या है? आपने एक सब्जेक्ट पिक किया, आपने उसके पास पेपर उठाया। देखिए मैं पेपर सेट करूंगी, मेरे पास भी पास पेपर है, बिल्कुल आपने भी पास पेपर उठाया। अब आपको समझ आई, अब देखिए ना मेरा उस सब्जेक्ट का बैकग्राउंड हो सकता है, लेकिन जब मैंने पेपर देखा तो मैं हैरान हूँ कि ये सवाल तो मुझे पता ही नहीं थे। अब आप ये देखें कि मैं इसमें कितना ऐड करूं, किन किताबों से ऐड करूं। बिल्कुल सवालों के जवाब तैयार करें और एक ओवरऑल नॉलेज, जैसे आईआर एक सब्जेक्ट है, आपको एक ओवरऑल इल्म होना चाहिए कि इसमें कौन सी डायमेंशंस हैं। ठीक है, फिर आप उसके सवाल तैयार करें। और ये नहीं है, मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने खाना पूरी करनी है, लेकिन अच्छे तरीके से 3-4 दिन लगा के एक एक सवाल जब आप तैयार करेंगे तो आपने उसकी 10 डायमेंशंस तैयार कर ली। हाँ। अब आपकी तैयारी सही, और जब आपने तैयारी कर ली आप उस्ताद के पास जाएं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप सीएसपी से एवेल्युएट करवा सकते हैं, वो आपको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बता सकता है, लेकिन पेपर चेक तो उस्ताद कर रहा है। उस्ताद कर रहा है। जब आप उस्ताद के पास जाएंगे तो उस्ताद आपको बताएगा कि इसमें टेक्निकल मसाइल क्या हैं। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इंग्लिश के एस्से में स्ट्रक्चर क्या है, कोहेरेंस क्या है, लेकिन वो आपको एक बच्चा नहीं बता सकेगा कि इसमें मसला क्या आ रहा है या क्रिटिकल फ्रेमवर्क क्या है। बिल्कुल, आप उस्ताद को चेक कराएं, उस्ताद का ओपिनियन लें और ये देखें कि उस्ताद आपको टाइम कितना देता है, आपको तवज्जो देता है। ये तो नहीं है कि बहुत एक बड़े लेवल के ऊपर एक काम चल रहा है जिसमें इंडिविजुअल अटेंशन जो है वो स्टूडेंट को नहीं मिल रही। तो हार्ड वर्क ज़रूर करें, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आपको इस हजूम में ना रास्ता ढूंढने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगेगा और टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा आपके लिए। जिस तरह आपने कहा फातिमा के और भी बहुत कुछ हम लोगों को जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ता है, तो सिलेबस के अलावा कौन कौन सी किताबें जो हैं वो स्टूडेंट्स को पढ़नी चाहिए ताकि उनके जनरल नॉलेज में इजाफा हो जाए? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तान के बारे में, ठीक है, कि अभी अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछ भी लें कि भाई पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएं या पाकिस्तान में क्या अच्छी चीज़ें हैं, स्टूडेंट ब्लैंक होगा। बिल्कुल, तो आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान के बारे में। जैसे पाकिस्तान अ न्यू हिस्ट्री एक ऑक्सफोर्ड की किताब है, देयर आर सो मेनी अदर बुक्स। एक तो आपको पाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान के सूबों के बारे में भी, पाकिस्तान के लैंडमार्क्स के बारे में, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में, एक ओवरऑल आपका पाकिस्तान के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर हम चले जाएं दुनिया के ऊपर, तो आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी के बारे में पता हो, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या है। सो आईआर का बेसिक जो एक नॉलेज है वो, इसलिए बेशक आप आईआर को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट ना करें, ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स में भी तो आपको चाहिए ना कि पाकिस्तान यूएस के कहने पे ऐसा क्यों करता है। सो वो आपको समझने के लिए आईआर को देखना पड़ेगा। तो एक बेसिक नॉलेज आईआर का, ठीक है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए अब वर्ल्ड वॉर 2 जो है उसने वेस्ट में बहुत सारी चीज़ों को डिटरमिन किया। बिल्कुल, अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पता, आज हम बैठे हुए पाकिस्तान में औरत मार्च की बात करते हैं, लेकिन देखिए हमें नहीं पता कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में। मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ूंगी तो मुझे पता चलेगा कि कैसे अर्ली 20th सेंचुरी में एक पूरी मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल राइट्स के लिए शुरू हो जाती है। बिल्कुल, सो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है ताकि आप इवेंट्स को रिलेट कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही है, और अपने जो स्किल्स हैं उनको इन्हांस भी इसी तरह करेंगे कि आप अपनी जो ग्रिप है वो पहले देख लें कि आपकी ज़्यादा सब्जेक्ट्स पर कौन सी ग्रिप है। फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद थी, सीएसएस कोच हैं। फातिमा बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप इतनी अच्छी अच्छी टिप्स हमें देकर जा रही हैं।